Hello everyone, welcome to my YouTube channel Examination Specifications. Today I am going to deal with section 43 of the Indian Contract Act. I have already covered up section 40, 41 and 42. You can check out in my playlist of Indian Contract Act 1872. See, basically section 40 to 45 has been covered up under the topic of by whom contracts must be performed. सो टुडे आज हम डील करेंगे सेक्शन 43 के साथ और बोल क्या रहा है वो सेक्शन. ठीक है, सी इस सेक्शन को हम पैराग्राफ वाइज पढ़ेंगे. सबसे पहले व्हाट पैराग्राफ 1 इज सेइंग, लेट अस अंडरस्टैंड. एनी वन ऑफ जॉइंट प्रोमिसर्स may be compelled to perform when two or more persons make a joint promise. The promisee may, in the absence of express agreement to the contrary, compel any one or more of such joint promiser to perform the whole of the promise. इस सेक्शन को पढ़ने के लिए आप इलस्ट्रेशन ए पे फोकस करो. वो क्या बोल रहा है? A, B and C jointly promise to pay D 3,000 rupees. D may compel either A or B or C to pay him 3,000 rupees. इस सेक्शन के अकॉर्डिंग जब टू और मोर पर्सन मिलकर कोई एक जॉइंट प्रॉमिस करते हैं तो प्रॉमिसी जो है उन तीनों में से या फिर उन जो भी पर्सन हैं टू और मोर पर्सन उनमें से किसी को भी कंपेल कर सकता है उस प्रॉमिस को फुलफिल करने के लिए. इलस्ट्रेशन ए जो भी मैंने पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग ए, बी एंड सी उन तीनों ने मिलकर डी से एक प्रॉमिस करा था. ठीक है, प्रॉमिस करा था कि वो डी को 3,000 रुपीज पे करेंगे. अब डी जो है वो ए, बी एंड सी उन तीनों में से किसी को भी कंपेल कर सकता है मनी देने के लिए, वो 3,000 रुपीज देने के लिए. ठीक है, ही मे कंपेल एनी वन. सो प्रॉमिसी जो है वो किसी को भी तीनों में से किसी को भी कंपेल कर सकता है उस प्रॉमिस को पूरा करने के लिए. ठीक है, पैराग्राफ 1 में ये बोला गया है कि ही मे कंपेल एनी वन हु प्रॉमिसी. ठीक है, नाउ पैराग्राफ 2 क्या बोल रहा है? ईच प्रोमिसर मे कंपेल कॉन्ट्रीब्यूशन. ईच ऑफ टू और मोर जॉइंट प्रोमिसर मे कंपेल एवरी अदर जॉइंट प्रोमिसर टू कॉन्ट्रीब्यूट इक्वली विथ हिमसेल्फ टू द परफॉर्मेंस ऑफ द promise unless a contrary intention appears from the contract. So paragraph 2 के लिए आप illustration B को प्रेफर करो. वो क्या बोल रहा है? A, B and C jointly promise to pay D the sum of 3,000 rupees. C is compelled to pay the whole. A is insolvent but his assets are sufficient to pay one half of his debt. C is entitled to receive 500 from A's estate and 1,250 rupees from B. अब इस पैराग्राफ 2 के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि अगर एक से ज्यादा जैसे कि टू और मोर पर्सन ने मिलकर जॉइंट प्रॉमिस करा था राइट प्रॉमिसी को कि वो उसे पे करेंगे. अब जो प्रॉमिसी है उसने किसी एक को बोल दिया ए, बी, सी. ये इलस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग ए, बी, सी है. उन्होंने मिलकर डी से बोला था कि वो उसे 3,000 रुपीज पे करेंगे. अब डी जो है उन तीनों में से किसी को भी कंपेल कर सकता है पे करने के लिए. अभी हमने पैरा 1 में देखा था. तो यहाँ पे डी ने सी को बोला कि तुम पूरा अमाउंट जो है तुम पे करो. अब सी ने 3,000 रुपीज पे कर दिए डी को. अब पे करने के बाद सी जो है ए और बी में को कंपेल कर सकता है कि उसे इक्वल अमाउंट दे. अब ए जो है इलस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग ही इज इंसॉल्वेंट बट उसकी जो एसेट्स है वो सफिशिएंट इनफ है कि वो 1/3 डेट दे सकती है सी को. तो सी जो है 500 रुपीज किससे ले लेता है? ए से और 1,250 रुपीज फ्रॉम बी. सो यहाँ पे सी जो है ही कैन कंपेल अदर प्रॉमिस जो उसके साथ जिन लोगों ने प्रॉमिस करा था उनको क्या कर सकता है? कंपेल कर सकता है कि तुम भी मुझे इक्वली पे करो जितना सी को अकेला देना पड़ा. किसको? डी को. सी को जो है पूरा मनी जो है अकेले पे करना पड़ा था डी को. तो सी क्या है? कंपेल कर सकता है अदर जो जॉइंट प्रोमिसर्स थे उसके साथ कि आप लोग इक्वली उसको
क्या करो, कंट्रीब्यूट करो जितना सी को अकेले खर्चा उठाना पड़ा ए और बी का, क्योंकि मिलकर तीनों ने प्रॉमिस करा था राइट कि वो किसको देंगे, पे करेंगे सी डी को। ठीक है, सो इस पैरा 2 में यही बोला गया है। अनलेस अगर उन लोगों ने अनलेस कॉन्ट्रैरी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, सपोज ए बी और सी अगर उन लोगों ने अपनी ऑलरेडी बता रखा था कि ए जो है वो 3000 की बात हुई थी राइट, अगर ए बोलता है कि वो खाली उसमें से 500 रुपए तक देगा, बी बोलता है कि वो खाली 800 देगा और सी जितना भी बोलता है, तो वो उतने तक अगर उन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट में बोला है कि वो लायबल होंगे तो वहीं तक ही वो लायबल हो सकते हैं। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो दे हैव टू इक्वली कॉन्ट्रीब्यूट, right? So this has been said according to the section 43 paragraph 2. Now what para 3 is saying? Sharing of loss by default in contribution. If any one of 2 or more joint promisors make default in such contribution, the remaining joint promisors must bear the loss arising from such default in equal shares. Explanation: nothing in this section shall prevent a surety from recovering from his principal payments made by the surety on behalf of the principal or entitle the principal to recover anything from the surety on account of payment by the principal. ठीक है, सब सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है ये, इट्स नॉट टफ, दो लगता है कि what is it is actually talking about, but it is easy. You have to understand the direct language. Break it again, say आप लोग इसे break करो, points में break करो, then try to understand, then try to correlate it. See, paragraph 3 बोल रहा है कि अगर एक से ज्यादा जॉइंट प्रोमिसर्स दें तो उनमें से अगर कोई डिफॉल्ट कर देता है तो बाकी के जो जॉइंट प्रोमिसर हैं दे हैव टू बियर द लॉस अराइजिंग आउट ऑफ इट। एज लाइक ए बी सी तीनों जो है मिलकर प्रॉमिस करते हैं डी को कि वो उसे 3000 रुपीज देंगे। अब उनमें से सी जो है ही इज अनेबल टू पे एनीथिंग और बी जो है बी को कंपेल करा गया कि तुम पूरा मुझे 3000 रुपीज दो बाय डी। अब बी ने पूरा 3000 रुपीज दे दिया डी को। अब बी जो है कंपेल कर सकता है ए को कि वो 1500 रुपीज, 3000 का हाफ 1500, क्योंकि तुम मुझे दो, बिकॉज सी वॉज अनेबल टू पे एनीथिंग। ठीक है, अगर कोई एक डिफॉल्ट कर रहा है तो अदर हैज टू बियर द लॉस अराइजिंग आउट ऑफ इट। नाउ इसमें जो एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग जो श्योरिटी है, ठीक है, वो प्रिंसिपल डेटर के बिहाफ में क्रेडिटर को पे कर रहा है। वो बोलता है कि अगर प्रिंसिपल डेटर नहीं पे कर पाता तो उसके बदले मैं आपको पे करूंगा, किसको? क्रेडिटर को, राइट। अब श्योरिटी ने किसके बदले? प्रिंसिपल डेटर के बदले क्रेडिटर को पे कर दिया, तो श्योरिटी जो है बाद में प्रिंसिपल डेटर से क्या कर सकता है? रिकवर कर सकता है जितना मनी उसने प्रिंसिपल डेटर के बदले क्रेडिटर को दिया था। ठीक है, मतलब कि ए बी सी तीनों प्रॉमिस करते हैं डी को कि वो उसको पे करेंगे 3000 रुपीज। उसमें से ए और बी जो है श्योरिटीज है, सी का श्योरिटी लेते हैं, सी की गारंटी लेते हैं, बोलते हैं कि अगर आपको सी पे नहीं कर पाया तो ए एंड बी हम लोग आपको डी को पे करेंगे। ठीक है, आप इलस्ट्रेशन डी को देखो, आपको समझ में आएगा उसमें। ठीक है, ए और बी किसको पे करेंगे? डी को पे करेंगे इफ सी पे नहीं कर पाया, किसको? डी को। तो अब सी वॉज अनेबल टू पे, अगर सी ने पे नहीं कर पाया तो ए और बी ने डी को पे करा। पे करने के बाद ए और बी जो है कंपेल कर सकते हैं किसको? सी को, कि हमने तुम्हारे बिहाफ में परफॉर्म कर दिया, अब यू हैव टू रिटर्न आवर मनी बैक। ठीक है, सो ए और बी जो है दे आर एंटाइटल्ड टू रिकवर देयर मनी फ्रॉम सी, राइट। सो वो श्योरिटी है बेसिकली। आप लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेकेंड पार्ट जो कॉन्ट्रैक्ट का है उसमें भी श्योरिटी के बारे में, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में यू विल बी स्टडिंग इट इन डिटेल, बट अभी के लिए इतना इज सफिशिएंट। ठीक है, सो अगर तीनों प्रोमिसर्स हैं ए बी एंड सी,
उन्होंने मिलकर प्रॉमिस करा है किसको, प्रॉमिसी को, डी को। तो डी जो है तीनों में से किसी को भी कंपेल कर सकता है जॉइंट प्रॉमिसर्स में से कि आप मुझे पे करो। अब उनमें से अगर किसी एक को कंपेल करा तो एक क्या है, बाकी के जो जॉइंट प्रॉमिसर्स हैं उनको बोल सकता है कि इक्वली कंट्रीब्यूट करो। अगर उनमें से कोई एक डिफॉल्ट करता है तो बाकी के जो जॉइंट प्रॉमिसर्स हैं दे हैव टू बियर द लॉस अराइजिंग आउट ऑफ इट। ठीक है, उनको इस लॉस को बेयर करना पड़ेगा। सो मस्ट प्रेफर द इलस्ट्रेशंस इन इट, इट इज वेरी मच इजी। ठीक है, सो काइंडली फोकस अपॉन द इलस्ट्रेशंस टू व्हाइल यू आर रीडिंग आउट द सेक्शंस. Right, so this was all about section 43 of the Indian Contract Act 1872. So do like and subscribe my YouTube channel for more videos. Thank you so much.